स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजस मंत्रा में। और मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास के पन्नों की सीरीज़ में हम लोग आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं मैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको हिंद यूनानी या हिंद यमन भी बोलते हैं इनको, और शक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो चल रहा है एक्चुअली में ये मौर्योत्तल काल है ना, यानी कि मौर्यंस के बाद जो अशोक की डेथ के बाद जो मौर्य वंश खत्म होता है धीरे धीरे करके, उसके बाद की स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तल काल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं देसी रियासतें कि मौर्यंस यानी कि मौर्य काल के ख़त्म होने के बाद किस तरह से ब्राह्मण साम्राज्य आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग शुंग वंश को पढ़ते हैं, कर्ण वंश को पढ़ते हैं, सातवाहन वंश को पढ़ते हैं, चेदी वंश को पढ़ते हैं। ये सब क्या थे, ये सब आए तो मौर्योत्तल के बाद ही हैं, यानी कि मौर्यंस के बाद ही आए हैं, लेकिन ये देसी राजा थे, मतलब भारत के ही थे। और भारत के ही राजा जो है अपनी अपनी शक्तियों को मजबूत करते हैं और अपने शासन को ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि बाहर जो बाह्य शक्तियाँ हैं या जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो भी आक्रमण करती हैं, और वो हम लोग पढ़ रहे थे। हिंद यूनानी हम पढ़ चुके हैं, शक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पहलव के बारे में और कुषाण के बारे में, और फिर हमारा ये वाला जो सेगमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के अगली कड़ी में जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गुप्ता वंश को, जो कि इतिहास की अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको भी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पहलव और कुषाण को पढ़ के इसको खत्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, पहलव को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहलव की बात करते हैं। ये थे कौन, कहाँ से आए थे और क्यों आए थे, ठीक है। तो देखिए क्यों का जवाब तो ये है, अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहलव की। याद रखिएगा जब भी पहलव्स की बात होगी, पहलव और आपके इनको पार्थियंस भी कहते हैं भाई, ठीक है, याद रखिएगा इनको पार्थियन भी कहा जाता है। थोड़ा इनके बारे में मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आपकी स्क्रीन पे मैप भी आ रहा होगा पार्थियंस का, तो आप देख सकते हैं कि ये भारत में ज़्यादा अंदर तक नहीं आए थे, ठीक है, भारत में ज़्यादा अंदर तक नहीं आए थे। यूपी का जो मथुरा वाला इलाका है ये यहाँ तक टच करते हैं, यानी कि यूपी वाला हिस्सा कुछ हिस्सा इनका था। देखिए आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय के भारत की बात कर रहा हूँ जब आपका जो पाकिस्तान वाला इलाका है, तक्षशिला या पेशावर वाला इलाका, वो भी भारत का हिस्सा था। तो भारत का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज की भारत के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये मथुरा तक ही थे, यानी कि ये पश्चिम की तरफ इनका ज़्यादा जो है देखा गया था। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरी बात, ये थे कौन, सबसे पहले आप याद रखें ये सेंट्रल एशिया की पावर थी, मध्य एशिया। कहाँ से आए थे ये लोग, मध्य एशिया से आए थे। नंबर एक बात, मध्य एशिया में अगर थोड़ा सा डीपली पूछ ले तो आप बता सकते हो ईरान से आए थे ये लोग, ठीक है, ईरान से, मध्य एशिया से भारत आए थे। और इनका जो प्रथम शासक था, प्रथम शासक अगर आपसे पूछ ले कोई, ध्यान रखिएगा प्रथम शासक की अगर बात करेगा तो ये था कौन, माउस। नाम कितना अच्छा देखो, माउस, ठीक है, माउस। लेकिन यहां पर एक चीज रुकिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहलव का संस्थापक किसको कहा जाता है, देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक तो इनकी राजधानी, सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं आप, ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी से ही आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव थे। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। अब आप समझ सकते हैं तक्षशिला की बात हो रही है तो इसका मतलब जो आज का पाकिस्तान है उस वाले इलाके में ये ज़्यादा एक्टिव थे, उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव थे। तो राजधानी इनकी तक्षशिला थी। और इनके जो संस्थापक, देखिए जब भी संस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो संस्थापक होगा और एक आपका वास्तविक संस्थापक होगा, ठीक है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संस्थापक पूछा गया है या वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, ठीक है। तो पहलव या पार्थियंस का पहला शासक तो माउस था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आ जाए ऑप्शन में तो कंफ्यूज ना हो आप। तो पहला शासक माउस था, लेकिन अगर संस्थापक की बात करें, पार्थियंस का भारत में जो एम्पायर हुआ था उसका संस्थापक अगर देखा जाए तो उसका संस्थापक था आपका मिथ्रोडेट्स। क्या नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, मिथ्रोडेट्स। मिथ्रोडेट्स ये संस्थापक माना जाता है, मिथ्रोडेट्स प्रथम, ठीक। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था जिसने पंजाब और तक्षशिला के आसपास के इलाके को जो जीता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोंदो
फर्निस, ठीक है, गोंदो फर्निस आपको याद रखना है नाम। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, पार्थियंस का, भारत के अंदर, ठीक है। गोंदो फर्निस या गोंदो फर्निज भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, बस इतना ही इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। कहाँ से थे, मध्य एशिया से थे। पहला शासक माउस था। राजधानी तक्षशिला, कई बार राजधानियां दे देते हैं और मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन फंसा देते हैं, तो आप ध्यान रखिए तक्षशिला के इलाके में ये रहा करते थे, यानी कि इनका वर्चस्व उधर था। संस्थापक मिथ्रोडेट्स माना गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गोंदो फर्निस को माना जाता है। रीज़न क्या है कि इसी ने सबसे पहले जो है आपका भारत की तरफ इसने अपना जो है मूव किया था, और इसके टाइम पर एक घटना हुई है, वो घटना आपको सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बस वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लगभग पहली सदी में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर इनके टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड जो गोंदो फर्निस का था वो लगभग 20 से 41 एडी के आसपास की बात है। इसका याद रखिए थोड़ा सा दिमाग में, 20 से लेकर 41 एडी की बात चल रही है, ये है ना, 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक रहा है। और इसी के समय में एक पादरी हुए जो क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए, एक्सपेंशन के लिए भारत सबसे पहले आए थे, ठीक है। उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, उनका नाम है सेंट थॉमस। कौन आए थे, सेंट थॉमस, याद रखिएगा। सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इसी के समय पर आए थे, इसी के समय पर आए थे, ठीक है। तो ये बात, एक घटना जो है आपको ध्यान रखनी है। और यहीं से एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ईसाई धर्म का भारत में जो प्रवेश हुआ है वो लगभग पहली सदी में हुआ। ये पहली सदी चल रही है, देखो पहली सेंचुरी चल रही है ना, फर्स्ट सेंचुरी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईसाई धर्म का भारत में जो प्रवेश हुआ वो कौन सी सदी में हुआ या कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि पहली सदी में। और सबसे पहले कौन आए थे, सेंट थॉमस, जो कि एक पादरी थे, फादर थे क्रिश्चियनिटी के। तो वो आए थे, किसके टाइम पर आए थे, वो पहलव के टाइम पर आए थे, जो कि इस समय कौन था, गोंदो फर्निस था। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, बस इतना ही आपको इसके बारे में याद करना है। अब आगे चलते हैं, हम लोग को बात करते हैं कुषाण वंश की, ठीक है। बात करते हैं कुषाण वंश के। देखिए कुषाण वंश से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जब हम कुषाण वंश की बात करते हैं देखिए कुषाण वंश की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम क्या आता है, कनिष्क का आता है। और ऑब्वियस सी बात है कि कनिष्क ही माना जाता है सबसे शक्तिशाली रूलर रहा हो पाया कुषाण वंश का। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं, ये थे कौन और भारत में कैसे आ गए और आखिर ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये चीज़ें। तो एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो कनिष्क था वो किस कबीले का था, तो वहीं से क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कुषाण एक्चुअली थे कौन, ये चीन के निवासी थे, समझिएगा। जो आज का चीन है ये वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन एक ये बात चल रही है लगभग अगर हम बात करें तो आपके 15 ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं, 15 ईस्वी की पहली सदी की बात चल रही है। इधर पार्थियंस थे तो उधर ये चल रहा था सारा हिस्सा। तो उसमें हुआ क्या कि 15 ईस्वी के आसपास की घटना है। तो वहाँ पर एक चीन की बात हो रही है, पश्चिमी चीन की बात हो रही है। तो पश्चिमी चीन में एक कबीला हुआ जिसका नाम था हिंग नू। क्या नाम था, हिंग नू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूँ। हिंग नू जो कबीला था उन्होंने इन कुषाणों को, यानी कि इनकी जाति थी यूची। क्या जाति थी, यूची। इसलिए पूछा जाता है कि कनिष्क किस जाति के थे, किस कबीले के थे, तो यूची आपको याद रखना है। तो ये यूची जो कबीला था इनको वहाँ से, इनके नेता को मार दिया गया, किसके द्वारा, हिंग नू कबीले के राजा के द्वारा। तो मजबूरन इनको वहाँ से भागना पड़ा। जब ये वहाँ से भागे तो ये 2 हिस्सों में टूट गए। एक हिस्सा इनका चला गया आपके तिब्बत वाले इलाके में, और एक हिस्सा चला गया इनका जो भारत की तरफ मूव किया, और यहीं से कुषाण वंश आपका जन्म लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप मैप में देख सकते हो कि जो कुषाण वंश की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसका एरिया कितना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात जो पूछी जाती है सिल्क रूट की, वो हम बात करेंगे इसके बारे में, किस तरह से कनिष्क कब्जे में वो आता है और उससे क्या चीज़ें समझ में आती है। तो जो बात मैंने बताई है
आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको जो है बाद में आसानी रहे। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, कुषाण की। हम बात कर रहे हैं कुषाण की, जो कि पहलव के बाद आए। ठीक है, देखिए ये पश्चिमी चीन के निवासी थे, ये पश्चिमी चीन के निवासी थे। ठीक है, पश्चिमी चीन के निवासी थे और यूची जाति के थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना, कौन से कबीले के या जाति, तो आप बताएंगे यूची कबीले के थे। यूची कबीले के थे। ठीक है, यूची कबीले के थे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, हिंगनू जो कबीला था, हिंगनू कबीले ने इनको यूची कबीले के नेता को मार दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है इनको भागना पड़ा वहाँ से। फिर ये वहाँ से भाग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ से भाग गए और ये दो हिस्सों में टूट गए। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, भाग गए और ये दो हिस्सों में टूट गए। कौन कौन से, एक थे आपके ज्येष्ठ कनिष्क और एक थे आपके जो बड़ी ब्रांच थी ज्येष्ठ कनिष्क के नाम से थी, और एक थी कनिष्ठ यूची। कनिष्ठ माने छोटा होता है, कनिष्ठ यूची। ठीक है, और एक ये ज्येष्ठ कनिष्ठ, या इसको सिर्फ ज्येष्ठ लिखी ज़्यादा सही है, ज्येष्ठ यूची। ये दो हिस्सों में टूट गए, एक तो कनिष्ठ यूची और एक ज्येष्ठ यूची। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ये वाले थे, ऊपर वाला जो कबीला था, ब्रांच थी, ये चले गए तिब्बत की तरफ। ये तिब्बत में सेटल हो गए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो थे ये भारत की तरफ आए, यानी कि पश्चिम दिशा में बढ़े, और यहाँ पर आकर ये इन्होंने सबसे पहले जो है पहलव्स को हराया। ठीक है, और बाकी राजाओं को हराते हुए जो है अपने शासन का विस्तार करने लगे। तो ये कहानी थी किनकी, कुषाण कैसे आए, कहाँ से थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब बात करते हैं भारत में कुषाणों की स्थिति कैसे देखी जाती है। भारत में कुषाणों की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए भारत में कुषाणों की जब बात होगी, चलो बाहर चलो, ओए हिस्ट्री बाहर बैठ के पढ़ो, यानी ठीक है। तो अब टू द पॉइंट बात करेंगे और देखते हैं संस्थापक कौन थे। देखिए सबसे पहले, ज़्यादा इसमें भी आपको डीप नहीं जाना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना याद करें काफ़ी है। देखिए संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक की जब भी बात होगी तो हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, संस्थापक का जब भी नाम आएगा तो ये नाम आपको याद रखना है, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस, थोड़ा अजीब सा नाम है, चाइनीज़ नाम, कुजुल कड़फिसेस। देखिए थोड़ा अजीब नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको ये। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे कंफ्यूज कर सकता है ये आपको। तो कुजुल कड़फिसेस इसके संस्थापक माने जाते हैं, किसके, कुषाणों के भारत के अंदर। ठीक है, तो जब कुजुल कड़फिसेस राजा बने, ठीक है, ये बात चल रही है 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी के बीच में रहे हैं, 15 से 65 के बीच में। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया रहता है कि बात क्या चल रही है। अभी देखिए याद कीजिए, मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, जो पहलव थे, पहलव के जो गोंदोफनिस थे, उनका भी टाइम पीरियड लगभग सेम इसी टाइम का था, तो उसी टाइम पर ये आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, अगेन वही बात, वास्तविक संस्थापक, तो आंसर आपका बदल जाएगा। वास्तविक संस्थापक की जब बात पूछेंगे आपसे तो आंसर हो जाएगा आपका कड़फिसेस, विम कड़फिसेस। क्या बताएंगे, विम कड़फिसेस। देखो बस यहाँ पर विम कर दीजिएगा, विम कड़फिसेस, इसलिए मैंने कहा था ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, विम कड़फिसेस ऑप्शन में चूंकि दोनों देता है, और वैसे भी के पहले आता है और वी बाद में आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुजुल कड़फिसेस वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड विम कड़फिसेस वॉज द रियल फाउंडर ऑफ कुषाण। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। 15 से 65 के बीच में इनका लगभग टाइम पीरियड कुछ इनका फिक्स नहीं था,
कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है, कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है। इनको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? देखिए इनको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे वजह है। देखिए इन्होंने पंजाब और तक्षशिला को जीता, तक्षशिला को जीता, ठीक है। दूसरा क्यों पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि इन्होंने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए, सोने और तांबे के सिक्के, सोने और तांबे के सिक्के चलवाए। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। सोने और तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है, सिक्के चलवाए। देखिए इन्होंने सोने के और तांबे के, चांदी का जिक्र नहीं आया है, तो चांदी के सिक्के, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से किस शासक ने किस वंश में चांदी के सिक्के नहीं चलाए गए, तो आप क्या बताएंगे? कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलवाए थे, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ तक ये माना जाता है कि भारत में जो सोने के सिक्कों का प्रचलन था, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन, भारत में, इसको अलग से लिख लीजिएगा, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन इसी शासक ने शुरू किया था। किसने? विम कटफिसेस को, और इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले पंजाब और तक्षशिला, जो कि भारत का हिस्सा था उस समय, वो जीता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता लगती है कि इसने सोने के सिक्के चलवाए, बिल्कुल ठीक है। इसके सिक्कों पर शिव की मूर्ति हुआ करती थी और एक साइड में शिव की मूर्ति और नंदी बैल हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसके सिक्कों पर शिव की मूर्ति और नंदी बैल अंकित होते थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ से क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि जो विम कटफिशेस था ये शैव धर्म को मानने वाला था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि विम कटफिशेस जो कि कुषाण वंश का राजा था, जो कि वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये किस वंश को, किस धर्म को मानने वाला था? तो आप इस बता सकते हैं क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव की मूर्ति और नंदी बैल की आकृति मिली है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये शैव धर्म को मानने वाला था, ठीक है। इतनी बात समझ में आप। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ये समझ लीजिएगा एक बार दोबारा से। कुषाण वंश की मैं बात कर रहा हूँ। कुषाण वंश किस तरह से बना? दो कबीलों में टूटा, कनिष्क यूची और ज्येष्ठ यूची। कनिष्क यूची तिब्बत में जाकर सेटल हो गया और ज्येष्ठ यूची ही जो है, जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, इनको ज्येष्ठ यूची भी कहा जाता है। और भारत में जब कुषाण की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले संस्थापक कुजुल को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक विम कटफिशेस को माना जाता है, ठीक। जब भी विम कटफिशेस की बात आएगी दो बातें ध्यान रखनी है, इसने सोने के सिक्के चलवाए, तांबे के भी चलवाए, लेकिन सोने के सिक्के ज़्यादा इसके नाम से जुड़ते हैं। और भारत में सोने के सिक्कों का जो प्रचलन था, माना जाता है कि विम कटफिशेस को ही इसके लिए माना जाता है। और इसके सिक्कों पर शिव की मूर्ति और नंदी बैल जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, इसी में कुषाण वंश में संस्थापक हमने देख लिया और वास्तविक संस्थापक। अब बात करेंगे हम लोग कनिष्क की, जो कि सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में कुषाण वंश में आता है और सिल्क रूट पर कब्जा करके ये जो है बहुत धन कमाता है, तो वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें किसकी? कनिष्क की। कुषाण वंश में अगला जो आता है वो आता है कनिष्क, ठीक है। इसका नाम ही कनिष्क है, वैसे इसका सही नाम कनिष्क प्रथम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए कनिष्क की जब भी हम बात करते हैं तो दो बातें इसके बारे में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात, इसका जो राज्याभिषेक हुआ, यानी कि कोरोनेशन जो इसका हुआ, राज्याभिषेक जो इसका हुआ वो हुआ है 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में, आपको याद रखना है, क्योंकि जब इसने अपना जो है इसका जब राज्याभिषेक हुआ उस समय इसने एक शक संवत चलाया था, शक संवत, ठीक है। शक संवत इसने चलाया था 78 AD जब इसने राज्याभिषेक किया था। दूसरी बात, कनिष्क के टाइम पे जो आपको याद रखनी है, इसने सिल्क रूट पर जो था वो कब्जा किया था। किस पर? सिल्क रूट पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कनिष्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप, एक बात तो आपको याद रखनी है। दूसरा, इटली से चाइना तक, चाइना से
रोम, इटली के रोम तक जो आपका सिल्क रूट हुआ करता था प्राचीन समय में, सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट, सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण कर लिया। आप सोचिए कितना पैसा ये लेता होगा। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, जैसे हम लोग आज की तारीख में टोल टैक्स भरते हैं, है ना, जब हाईवे पे जाते हैं हम टोल टैक्स भरते हैं ना, इसी तरीके से ये रूट हुआ करता था जो कि चाइना से लेकर इटली रोम तक जाया करता था। और इसके 3 पार्ट थे, एक्चुअली 3 रास्ते थे ये, है ना। आप मैप में देख पा रहे होंगे सिल्क रूट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, और भारत में भी इसका एक शाखा आती थी। तो इसके 3 भाग थे, तीनों के तीनों भागों पर जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो कनिष्क ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे इसने बहुत धन इकट्ठा किया। और कहा जाता है कि सोने के सिक्के चलाने वाला भले ही आपका विम कन्फ्यूशियस था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस वंश में किसने चलाए हैं तो कनिष्क ने चलाए हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके बारे में, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने उस टाइम पे बताई जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था। अच्छा, ये तो बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद कौन आया? कनिष्क के बाद। ज़्यादा इसमें कुछ खास आपको नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ही 2-3 बातें इसके बारे में जो है, जो मैंने आपको लिखी हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके समय में कुछ रत्न थे, रत्न जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग, जैसे कह सकते हैं आप कि विद्वान, स्कॉलर। इसके समय में कुछ विद्वान रहे हैं, तो विद्वानों की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले, है ना। विद्वान इसके समय में कौन कौन से विद्वान थे? तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चरक। एक थे आपके अश्वघोष, इनका नाम आपने सुना होगा जरूर, ठीक है, अश्वघोष। एक थे आपके नागार्जुन, और एक थे आपके संघरक्ष, ठीक। ये 4 थे, एक और भी थे, लेकिन 4 ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। देखिए, चरक की जब बात करें, चरक आप सब जो है परिचित हैं। इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने चरक संहिता लिखी है। क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है इन्होंने, चरक संहिता। और चरक संहिता इन्होंने लिखी है, और इन्हीं को चरक को ही क्या कहा जाता है? ये कौन थे? पहले राजवैद्य थे इनके। कौन थे? राजवैद्य थे। और शल्य चिकित्सा का जनक इन्हीं को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, शल्य चिकित्सा का जनक किसको माना जाता है? तो आप आंसर करेंगे चरक को ही माना जाता है। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष जो थे वो बौद्ध संगति के, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, 4th नंबर वाली, है ना, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ओके। अच्छा, एक और रह गए आपके वसुमित्र, है ना। चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, संरक्षक और वसुमित्र। वसुमित्र शायद मैंने स्किप कर दिया। वसुमित्र भी आप लिख लीजिएगा, वसुमित्र के बारे में भी यहाँ पर बस नाम डाल दीजिए, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। तो अश्वघोष थे, नागार्जुन के बारे में आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन जो थे इन्हीं के कोर्ट में रहा करते थे, और नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शून्यवाद को दिया, या शून्यवाद का प्रतिपादक थे, शून्यवाद के प्रतिपादक, ठीक है। और संरक्षक कौन थे? संरक्षक जो थे वो कनिष्क के विद्वान थे, कनिष्क के पुरोहित थे, कनिष्क के पुरोहित, ठीक है। और वसुमित्र के बारे में आप जानते हैं, चौथी बौद्ध संगति में सम्मिलित हुए थे। तो चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, संरक्षक, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क के पुरोहित का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? संरक्षक। और वसुमित्र, अश्वघोष तो एक साथ याद करें, नागार्जुन और चरक, ठीक है। तो ये बातें थी कनिष्क प्रथम के बारे में। अब इनके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए समझिएगा, कनिष्क प्रथम के बारे में मैंने जो बातें बताई, एक तो 78 AD में इनका राज्याभिषेक हुआ, शक संवत, इसीलिए इसी उपलक्ष्य मनाया जाता है। चीन से लेकर रोम तक जो सिल्क रूट हुआ करता था उस पर नियंत्रण इसने कर लिया। चीन के समय में
इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया। और विद्वान कौन कौन थे? चरक, अशोघोष, नागार्जुन, संरक्षक और वसुमित्र। ये 5 जो थे मेन थे, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से 3 ऑप्शन उठाएंगे और एक ऑप्शन कुछ और ले लेंगे और आपसे कहीं बताएं इनमें से कौन कनिष्क के समय में नहीं थे या कनिष्क के दरबार में नहीं हुआ करते थे। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। अक्सर करके क्वेश्चन इसी में से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कनिष्क के बारे में। देखिए, कनिष्क की डेथ के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? देखिए, वैसे तो क्वेश्चन ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्यों छोड़ें। कनिष्क के जस्ट बाद में कौन आया? कनिष्क के जस्ट बाद में आए आपके वासिष्क। तो बस आप ये वासिष्क याद रखें, इसके बाद का जरूरी नहीं याद करना बस। और अंतिम जो रूलर हुआ वो था वासुदेव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव ये कौन थे? ये अंतिम शासक थे। ये अंतिम शासक किसके? कुषाण वंश के अंतिम शासक, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अच्छा, अगर हम लोग कला की बात करें तो इसके समय में 2 कला जो थी वो काफ़ी फ्लरिश हुई, यानी कि काफ़ी उसमें आप कह सकते हैं कि उनका काफ़ी बढ़ोतरी हुई, उनको फैलाया गया इसके टाइम पे और इसने सपोर्ट किया, संरक्षण दिया। तो एक थी आपकी गंधार कला, जिसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, गंधार कला, ठीक है। और एक थी आपकी मथुरा कला, मथुरा कला, ठीक है। गंधार कला को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडो ग्रीक कला इसको बोला जाता है, इंडो ग्रीक कला इसको कहा जाता है, ठीक है। और मथुरा कला को मथुरा कला ही कहा जाता है और इसका जो एरिया था वो मथुरा के आसपास का था। और गंधार कला का जो केंद्र था वो कांधार, यानी कि आपके क्या बोलते हैं, जो पश्चिमी इलाका था उसमें भारत का, वहाँ पर उसमें ज़्यादा था। यहाँ पर जो है वो बौद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में ये, जो यहाँ पर बौद्ध मूर्तियाँ जो हुआ करती थी वो काले रंग की हुआ करती थी, काली सलेट की बनाई जाती थी, काली सलेट की, ठीक है। और यहाँ पर मूर्तियों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, लाल बलुआ पत्थर, क्योंकि वहाँ पर तो यही पाया जाता है, तो उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाल बलुआ पत्थर। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई जो संबंधित हैं वो बौद्ध धर्म की भी हैं, जैन धर्म की भी हैं और हिंदू धर्म की भी हैं, तो यहाँ पर मिक्स पाई गई हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेंगी जो है बौद्ध मूर्तियाँ, काली स्लेट। देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधार कला में पाई गई जो बुद्ध की मूर्त है वो किस चीज़ की बनाई गई है, तो याद रखिएगा काली स्लेट का जो है बना। अच्छा, एक कला और भी है, अमरावती कला। अमरावती कला जो है वो सातवाहन वंश का उनको संरक्षण था और वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। तो आप नोट कर सकते हैं इस बात को। अमरावती कला का संबंध कहाँ से है? अमरावती कला जो है इसका संबंध साउथ से है, साउथ इंडिया से। और इसको जो संरक्षण प्राप्त था वो सातवाहनों का था, सातवाहनों का संरक्षक प्राप्त था इनको, यानी कि सातवाहनों ने इसको काफ़ी फ्लरिश किया संरक्षण। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था, संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये तीनों कलाएं जो हैं, सॉरी 2, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, ये 2 जो कला थी ये कनिष्क के टाइम पर हुआ करती थी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि कनिष्क के टाइम में, कनिष्क के समय में या कनिष्क के कार्यकाल में इनमें से कौन सी कला है जो नहीं थी। तो याद रखेंगे आप, गंधार कला थी और मथुरा थी। मथुरा का केंद्र मथुरा के आसपास और गंधार का कांधार के आसपास का इलाका था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि कनिष्क के बाद वासिष्ठ आए और वासुदेव अंतिम रूलर हुए यहाँ के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा ध्यान से कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो सिल्क रूट था, कंफ्यूजन होता है कि सिल्क रूट क्या भारत के बीच में से होकर जाता था? नहीं, सिल्क रूट भारत के बीच में से होकर बिल्कुल नहीं जाता था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकी जो राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी पूछी जाती है, कनिष्क की राजधानी जो थी वो आपकी थी पेशावर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कनिष्क की जो राजधानी थी, मैंने शायद ऊपर लिखना था मिस हो गया, तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पेशावर पूछी गई है, पेशावर।
पेशावर या इसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुषपुर को ही पेशावर कहा जाता है, कहा गया बाद में। अच्छा, एक चीज़, कुछ बुक्स में मथुरा भी इसकी राजधानी बताई गई है, तो आप नोट कर सकते हैं, मथुरा भी, पुरुषपुर भी और पेशावर भी। ठीक है, तो मथुरा इसलिए मानी जाती है जो कि इनका जो इलाका था वो मथुरा तक फैला हुआ था, तो एक टेम्परेरी आप कह सकते हैं कैपिटल रही होगी। कुछ बुक्स इसको सपोर्ट करती हैं स्टेटमेंट को, कुछ नहीं करती हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज मौर्योत्तर पीरियड का जो विदेशी आक्रमण वाला सेगमेंट था, जिसमें हमने पढ़ा हिंद यमन को पढ़ा, शक को पढ़ा, पहलव को पढ़ा और हमने कुषाण वंश को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद जो है इतिहास के पन्नों की इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे गुप्ता वंश की, और गुप्ता वंश को भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस निकालिए और उनको पढ़िए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने जो चीज़ अगर 50% आपको लेक्चर समझ में आया है, तो बाकी का जो 50% है ये आपको क्वेश्चंस करने से ही क्लियर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए तेजस मंत्रा के साथ। मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा इस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता वंश को। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और यस, अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।